नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड के लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे गलत मान रहे हैं। आप कहीं भी जाए, चाय की टपरी हो, पार्क हो या शाम को क्रिकेट खेलने, हर जगह इलेक्ट्रल बॉन्ड के लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों 2018 में जो है बीजेपी सरकार द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू की गई और ये जैसे ही लागू की गई कई सारी पार्टियों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। कई सारी पार्टियों का मानना था कि ये गलत है, इसमें मनमाना ढंग से केंद्र सरकार द्वारा चंदा वसूला जाएगा। हालांकि बीजेपी का यह तर्क था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जरूरी है क्योंकि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी और पता चलेगा कि कौन कितना चंदा दे रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि अगर अपना किसी का सरकार ख़त्म हो जाती है और दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है तो पुरानी पार्टियों को जो चंदा दिया है उससे कोई बदला नहीं लेगी नई पार्टी, अर्थात उसको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए चुनावी बॉन्ड आवश्यक है। इसके बाद भी कई पार्टी नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में अपना न्यायालय में जाकर वाद दायर किया गया। वाद दायर करते समय विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि यह जो है मौलिक अधिकार 19(1)(a) का हनन किया गया है। लेकिन दोस्तों आखिर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या जिसको लेकर इतना हल्ला हो रहा है? तो दोस्तों बता दें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है राजनीतिक दलों का चंदा देने का एक जरिया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है और उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है और एसबीआई जो है जिस भी ग्राहक को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना हो किसी व्यक्ति या कंपनी का, उसका संपूर्ण डिटेल लेती है। उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड वो आदमी, व्यक्ति या कंपनी को देती है और वो बॉन्ड जो है व्यक्ति अपना राजनीतिक दल को देता है और राजनीतिक दल वही बॉन्ड वापस एसबीआई को देता है, जो एसबीआई संबंधित राजनीतिक दल के खाता में पैसे को जमा कर देता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक तरह का चेक समझ सकते हैं आप, लेकिन चेक में आपको पता चल जाती है कि किसने दिया, किसके नाम से दिया। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई नाम नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन खरीदा है, कौन नहीं खरीदा है, इसकी जानकारी सिर्फ एसबीआई के पास रहती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 तथा 1 करोड़ के फॉर्म में आती है। हालांकि अब तक जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनमें 94% बॉन्ड जो है 1 करोड़ का खरीदे गए हैं। अर्थात इससे पता चलती है कि जितने भी लोग राजनीतिक दल को चंदा दिए हैं वो या तो बड़ी बड़ी कंपनियां दिए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति दिए हैं। इसमें विपक्षी दलों का एक दिक्कत ये भी है कि एसबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, सरकार के अधीन आती है। तो विपक्षी दलों का ये भी तर्क है कि सरकार जब चाहे जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जान सकती है और विपक्षी पार्टियों को पता कर सकती है कि विपक्षी पार्टी को कौन से कंपनी या व्यक्ति चंदा दिया है। हालांकि मुख्य बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता प्रधान होती है और जनता का यह अधिकार है कि वो हर चीज़ जाने कि मेरे देश में कौन सा नियम कानून लगा है, कौन सा नहीं लगा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अतः कुछ विशेष और अति महत्वपूर्ण जो देश की एकता और अखंडता से संबंधित है उसे छोड़कर सभी चीज़ें जानने का अधिकार जो है लोकतांत्रिक देश में संविधान हमें देती है। लेकिन मौजूदा सरकार ने जनता से अधिकार छीनने के लिए कई प्रकार के संविधान संशोधन किए हैं जो सरकार के तनख्वाह रवैयों को दिखलाता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुनवाई हुई तो 5 सदस्यीय बेंच के अध्यक्ष करने वाले डीवाई चंद्रचूड़ ने 15 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ एसबीआई को आदेश दिया गया कि 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए इलेक्ट्रल बॉन्ड का संपूर्ण डिटेल इलेक्शन कमीशन को दिया जाए और इलेक्शन कमीशन उसे अपने वेबसाइट पर डाल दे, प्रसारित करे। लेकिन एसबीआई की तरफ से कई बहाने दिए गए कि अभी टाइम नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि 6 मार्च तक किसी भी हालत में इलेक्ट्रल बॉन्ड का जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को दिया जाए।
लेकिन एसबीआई जो है हर एक प्रकार के बहाने बना रही थी, एक से एक एक्सक्यूज दे रही थी कि अभी डिटेल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। हालांकि ये दोस्तों एसबीआई का पुराना बीमारी है। अगर आप एसबीआई में जाते हैं कुछ काम के लिए तो वहाँ जो बैठे हैं तो वो भी आपको कह देंगे कि सर लंच हुआ अभी बाद में आइएगा। लेकिन भाई ये कोई कस्टमर नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, ये देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, अतः एसबीआई को झुकना ही पड़ा। अंततः एसबीआई ने 2017 से 2023 तक के इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे को सार्वजनिक किया, और जैसे ही ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रसारित किया गया, देखने में एक बहुत बड़ा स्कैम नज़र आता है। ये अब तक का शायद सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आंकड़ा आया है, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा चंदा पार्टियां ली है जिसका कोई ओर छोर नहीं है। इतने ज़्यादा चंदा अभी तक कभी भी किसी पार्टी को नहीं मिली थी, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बोरे से भर भर का चंदा लिया गया है राजनीतिक पार्टी द्वारा। अकेले बीजेपी द्वारा 6600 करोड़ रुपये का चंदा लिया है, यानी 6600 करोड़ रुपये का चंदा अकेले बीजेपी लिया है। उसके बाद 1122 करोड़ कांग्रेस को चंदा लिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है टीएमसी दोस्तों सिर्फ पश्चिम बंगाल में शासन करती है, लेकिन अकेले एक राज्य में शासन करने के बावजूद भी टीएमसी को अकेले 1100 करोड़ का चंदा मिला है, जो कि लगभग कांग्रेस के चंदा के बराबर है। अतः आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है बॉन्ड के पीछे। आखिर कांग्रेस और बीजेपी कई राज्यों में शासन कर रही है तो भी इतना चंदा इकट्ठा कर रही है, लेकिन टीएमसी एक राज्य में होने के बाद भी कांग्रेस के बराबर चंदा इकट्ठा कर रही है। हालांकि कई लोगों को बीजेपी के पक्ष में ये भी राय दे रहे हैं कि बीजेपी का सांसद विधायक ज़्यादा है इसलिए उसको चंदा ज़्यादा मिले है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चंदा है। अगर मान लिया जाए कांग्रेस को 1100 करोड़ चंदा मिला है और बीजेपी को 2000-2500 करोड़ चंदा मिला, तो माना जा सकता था कि नहीं भाई उसकी पार्टी है, उसकी सरकार है, उसे चंदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ सीधे 6 गुना ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों बीजू जनता दल, जो कि बहुत ही छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, जो कि अकेले दम पर अपना सरकार भी नहीं चलाती है, उसे भी लगभग 773 करोड़ रुपये मिले हैं। वही डीएमके को भी लगभग 616 करोड़ रुपये मिले हैं। वही तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी को लगभग 383 करोड़ मिले हैं। इसके बाद सभी पार्टियों को लगभग 100 करोड़ से कम के ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। कई लोगों का आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी को ज़्यादा चंदा इसलिए मिले हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई द्वारा जितने भी रेड डाले गए हैं, जितने भी कंपनी और व्यक्तियों पर, उसको छेड़ने के एवज में बीजेपी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है। क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनी थे जिस पे ईडी और सीबीआई के शिकंजा था, लेकिन वो कंपनी चंदा दी है और अपना काम कर रही है और ईडी और सीबीआई से मुक्त हो गई। जैसे कि इसके साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी, जो दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो कि गौ हत्या का इतना विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन एक बीफ कंपनी से भी वो चंदा लेने से नहीं चूकती है। अर्थात दोस्तों हमें ये ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अब तक का सबसे बड़ा स्कैम क्यों है, क्योंकि इसके तहत पैसे के बदले में कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कई लोगों को बरी किया गया, कई लोगों को देश से बाहर भी भगाया गया। जैसे कि अभी हाल ही में एक कोविशील्ड कटघरे में है, कोविशील्ड के मालिक ने भी लगभग 52 करोड़ रुपये बीजेपी को चंदा दिया है। और जो आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे कोविशील्ड का क्या हाल है। कोविशील्ड के मालिक ने खुद डिसाइड किया है, खुद एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कोविशील्ड से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक से जैसी बीमारियां हो सकती है और लोग मर सकते हैं। अतः दोस्तों हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक क्यों है। थैंक यू। हालांकि दोस्तों कई लोगों का ये भी अब मानना है कि बीजेपी जो है पाकिस्तान संबंधित कंपनी से चंदा ली है, जो कि सरासर गलत है। ये निराधार आरोप बीजेपी पर है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने का पहली शर्त ही एसबीआई द्वारा है कि वो भारत का नागरिक हो या भारत से संबंधित कंपनी हो। अदरवाइज दूसरे जगह का कंपनियां लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा दे ही नहीं सकते। अतः यह निराधार आरोप है जो बीजेपी पर लगाया गया है कि वो पाकिस्तान से चंदा लिया है। थैंक यू।